नमस्कार, मैं योगेंद्र सिंह चौहान। हिंदी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हिंदी की आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे अब वर्णमाला की। आप कहेंगे सर अब तक हम वर्णमाला को ही पढ़े जा रहे हैं। देखिए, वर्णमाला मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दी है, कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की थी। आज हम ये समझेंगे कि वर्णमाला में कौन से ऐसे व्यंजन है जिनके आधे रूप का प्रयोग नहीं किया जा सकता, और ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप उसका प्रॉपर आंसर करके आ सकते हैं। बराबर। आपको ये भी पता होना चाहिए मौखिक दृष्टिकोण से हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी स्वीकार की गई है और लिखित तौर पर कितनी। ये सारी डिटेल्स आज आपको पढ़ लेना चाहिए। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ पर वर्णमाला की। अब देखिए, वर्णमाला में अगर हम चर्चा करें तो लिखित और मौखिक के आधार पर कितने वर्ण स्वीकार किए गए वर्णमाला में। 52 है, 45 है, या 50 है, या 51 है। ये सारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर लीजिए आप। तो वर्णमाला में हम आज चर्चा करेंगे वर्ण योग तालिका। इस तालिका में आप पाएंगे दो प्रकार के क्षेत्र में वर्णों को हमने रखा है। एक, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मौखिक के आधार पर कितने हैं। ओके, तो मौखिक के आधार पर अगर हम चर्चा करें, यहां पर एक डायग्राम बना दें, ठीक है। तो मौखिक के आधार पर अगर हम चर्चा करेंगे यहां पर मौखिक, तो मौखिक के आधार पर देखिए स्वर कितने स्वीकार करेंगे हम, 10। मैंने आपको बताया है मानक स्वरों की संख्या जो है वो 11 है। ओके, मानक स्वरों की जो संख्या है वह 11 है, और लिखित के आधार पर हम उनको 11 देखेंगे, परंतु उच्चारण के दृष्टिकोण से अगर चर्चा हो और प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसमें से हम ऋषि का उच्चारण नहीं करते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आप प्लेटफॉर्म पर नए हैं, ये क्लास फर्स्ट टाइम ले रहे हैं हिंदी की, तो जितने भी हिंदी के लेक्चर डाले हैं प्लेलिस्ट में जाकर देखिए आप, वहां पर उसको पढ़िए प्रॉपर तरीके से, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वहां पर मैंने बड़ी आसानी से आपको समझा दिया है कि हम ऋषि का उच्चारण नहीं करते हैं। अगर हम ऋषि का उच्चारण नहीं करते हैं तो सीधी बात है कि वो उच्चारण की कैटेगरी से हट गया है यहाँ पर। तो ऋषि का उच्चारण नहीं करते हैं हम, नथिंग। ओके, आप देखिए स्वर कितने, 10। अब हम चर्चा करते हैं व्यंजन कितने स्वीकार किए हमने, मानक 33। ओके, मानक कितने होते हैं, 33 होते हैं। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हो गई यहां पर आपकी 25 बराबर। अब हम चर्चा करते हैं यहां पर वर्गेतर व्यंजनों की। अब वर्गेतर व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे तो वर्गेतर व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 8। भाई वर्गेतर व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 8। ये हो गए आपके 33। और इसके बाद आते हैं द्विगुण व्यंजन। अब द्विगुण व्यंजन कौन सा, जिसको हम अभ्रंश व्यंजन, आघात व्यंजन के नाम से जानते हैं, वो कितनी उनकी संख्या है, 2 है। तो इस तरह से आप देखिए वर्गेतर व्यंजन समझ में आ रहा है आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। वर्गेतर व्यंजन उन्हें कहेंगे हम जिसमें अंतशयी व्यंजनों को भी रखा जाता है, यर लव, और उसमें संघर्षी व्यंजनों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। 4 ये इनको मिलाकर बनता है वर्गेतर व्यंजनों का एक समूह। तो ये हो गए आपके वर्गेतर व्यंजन। अब वर्गेतर व्यंजनों की संख्या हो गई 8, द्विगुण व्यंजनों की संख्या हो गई 2। टोटल कितने हो गए। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्णमाला में मौखिक के आधार पर, ध्यान दीजिए, वर्णमाला में मौखिक के आधार पर कितने वर्ण स्वीकार किए गए हैं, तो आप यहां पर बताकर आएंगे 45 होते हैं ये। ओके, अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि कितने वर्णमाला में कितने स्वतंत्र व्यंजन स्वीकार किए गए, तो वो भी 45 है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से, डिटेल में जाकर बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। अब अगर जो नए हैं उनको फिर बार बार कहूंगा कि आप जाकर देखिए लेक्चर को, और प्लीज लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करें। अगर आपको बहुत अच्छे से हिंदी में नंबर अर्जित करना है तो ऐसी हिंदी पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो ये हो गया मौखिक के आधार पर, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं
लिखित के आधार पर, भाई राइटिंग में कितने हैं, ठीक है, तो लिखित के आधार पर आप देखिए तो स्वर कितने स्वीकार करेंगे हम लिखित के आधार पर, 11। लिखित के आधार पर कितने एक्सेप्ट करते हैं हम, 11 करते हैं यहां पर। व्यंजन कितने एक्सेप्ट करते हैं हम, 25 करते हैं, ठीक है। वर्गेतर व्यंजन कितने एक्सेप्ट करते हैं हम यहां पर, 8, ओके। इनको भी लिखा जाता है दिव्य गुण व्यंजन, उनको आगाध ध्वनि को भी लिखा जाता है, 2 ये, तो ये हो गए आपके 35, ठीक है। आप संयुक्त अक्षर कितने एक्सेप्ट करते हैं हम, 4। कितने लेते हैं, 4 लेते हैं। एनसीईआरटी में आपको बता दिया कि उन्होंने 3 माने हैं, है ना। एक होता है आपका अनुस्वर, एक होता है आपका विसर्ग। तो एक अनुस्वर और एक विसर्ग, समझिए ध्यान से, ठीक है। लिखित के आधार पर समझा रहा हूं मैं आपको वर्ण योग तालिका वर्णमाला की पूरी, ठीक है। 11 स्वर, 25 व्यंजन, 8 वर्गेतर, 2 द्विगुण व्यंजन, संयुक्त अक्षरों की संख्या 4, अनुस्वर 1। अब अनुस्वर किसको, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये आपका अनुस्वर। अब विसर्ग कौन सा, यह आपका विसर्ग, ठीक है, 1 है ना। अब टोटल कितने हो गए हैं तालिका में आप देखें ध्यानपूर्वक, तो ये हो गए 52। कबीरदास जी का दोहा परफेक्ट बैठ गया यहाँ पर, कबीर परिवार दूर कर ही दे भाई 52 अक्षर सौदी के रारे में चितलाई। तो उन्हीं के आधार पर ये 52 वर्ण यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और इस आधार पर आप देखते हैं कि वर्णमाला तालिका में इन वर्णों को हमने कैसे पढ़ा। वर्णमाला में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपने कहीं भी ऐसे बुक्स देखी होगी यार, कहीं अन्य ऐसे लेक्चर देखे होंगे जहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि 51 होते हैं, 52 होते हैं। मैंने आपको यहाँ तक बताया है कि कितने स्वीकार किए गए हैं, ध्वनि के आधार पर कितनी ध्वनियां स्वीकार की गई है वर्णमाला में, तो 59 ध्वनियां पूरी पढ़ी है, मैंने आपको लिख लिख के बताया है कौन कौन से एक्सेप्ट की गई थी। तो इस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण किया जाता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। अब हम चर्चा करते हैं हिंदी व्याकरण में ऐसे वर्णों की जिन्हें बिना पाई या बिना डंडे वाले वर्णों के नाम से जाना जाता है, और एग्जामिनर यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ भी सकता है। आइए समझते हैं कौन से ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें बिना पाई या डंडे वाला कहा जाता है। तो ऐसे वर्णों की संख्या 6 है व्याकरण में। ट, ट, ड, न, ढ और हा। ये 6 ऐसे वर्ण हैं जिनकी पाई और डंडा नहीं होता है। अब पाई डंडा क्या होता है वो भी समझ लीजिए। देखो पाई डंडा उनको कहा जाता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर आ, तो ये क्या है, आ में ये लगा दी, ये क्या पाई है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा माँ, तो माँ में देखिए ये पाई है। ऐसे सभी जितने भी व्याकरण में जो वर्ण है उन सभी में पाई का इस्तेमाल होता है। अब ये ऐसे वर्ण है जिन्हें हम बिना पाई या डंडे वाले वर्ण के नाम से जानते हैं। अब इनके आधा रूप कैसे बना सकते हो, अगर पूछो कोई से कि इनका आधा रूप बनाकर आपको इनका लेखन कार्य करना है तो कैसे लिखोगे आप। और वहीं पर शब्दावली और शुद्ध शब्दावली का ज्ञान प्राप्त होता है इन वर्णों के साथ। अशुद्ध क्या है और शुद्ध क्या है। जैसे इसके आधा रूप बनाने के लिए हमें हलंत चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग किया जाता है, हलंत चिन्ह का, जो मैंने आपको बता दिया है। ओके, किसका प्रयोग करेंगे हम, हलंत चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हलंत चिन्ह के प्रयोग से ही ये आधे करके लिखे जा सकते हैं। जैसे टट्टा, डड्डा,
लड्डू, ना, डाहा, और ये आपका चिन्ह। तो इस तरह से इनको आप आधा करके लिख सकते हैं। हिंदी व्याकरण में इन्हें हम बिना पाया, बिना डंडे वाले वर्णों के नाम से जानते हैं। थोड़ा स्पष्ट लिख देता हूं मैं, ये थोड़ा इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसा आपको पता होना चाहिए। अगर पूछे संख्या कौन सी है, विकल्प पे एक भी रख के पूछ सकता है आपसे, तो आप आंसर करके आ सकते हो। इनको हम कहते हैं बिना पाई या डंडे वाले वर्ण। और इनका आधा रूप बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर दो साथ में लिखे जा रहे हैं तो वहां पर अनिवार्य है कि आप हलंत चिन्ह का प्रयोग करोगे। जैसे आपने देखा भी होगा, बहुत से गुड्डू को ऐसा लिखते हैं। अब ये गुड्डू पूरी तरह से अशुद्ध है, ठीक है, उसके नाम का गुड्डू ठीक हो सकता है। गुड्डू को ऐसा लिखा जाएगा तो ये वाला गुड्डू शुद्ध होगा, ठीक है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं ऐसे व्यंजन की जिससे उसमें संघर्षी दो स उनकी उत्पत्ति होती है। आपने उसमें संघर्षी पढ़ा है, स स स, तीनों की ध्वनि सेम है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से किससे दो अन्य स उनकी उत्पत्ति होती, जिसको हम षटकोण का, सलगम का और संतोष का सस के नाम से लगाकर उच्चारित करते हैं, पढ़ते हैं, बराबर। आइए समझते हैं। सिर्फ हम यहाँ पर 3 स पे चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स से दूसरे दो अन्य स उनकी उत्पत्ति होती, स उनकी उत्पत्ति होती है, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर आप स, श और श, तीनों की ध्वनि सेम है, ठीक है। तीनों की ध्वनियां यहाँ पर सेम है। यहाँ पर जो उत्पत्ति होती है वह इस स से, ध्यान दीजिए, इस स से इन दो स उनकी उत्पत्ति हुई है। आप कहेंगे, और ये भी बताया है कि इसमें से ये वाला जो स है या ये वाला जो वर्ण है, इसको विस्मृत घोषित कर दिया गया है ना, क्योंकि यदा कदा इसका लेखन कार्य होता है, इसलिए इसको आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से स से अन्य दो स की उत्पत्ति होती है। ऐसे डीपली क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, बस आपको आंसर करके आना है। स से उत्पत्ति होती है। अब आइए समझते हैं कैसे। यहां पर मैंने लिख दिया संतोष, यहां पर मैंने लिख दिया शक्कर, और यहां पर लिख दिया मैंने विषम, ठीक है। आप जब उच्चारित करेंगे तो कौन से स में ध्वनि तेज होगी या आपको बल अधिक लगेगा? अब उच्चारित कीजिए। संतोष, संतोष, इसमें बल अधिक है, इसकी ध्वनि अधिक तेज हो। वहीं आप देखिए स को, शक्कर नॉर्मल हो गई, विषम नॉर्मल हो गई, कम हो गई। बाकी संतोष या फिर आप संतोषजनक, सत्संग उच्चारित कीजिएगा आप स्वयं, तो आपको भी पता चलेगा कि इन दो स से अधिक ध्वनि इस स की होती है। इसीलिए व्याकरणाचार्यों ने या फिर जो महर्षि पाणिनि वगैरह रहे हैं, उन्होंने इस स को परिभाषित किया था और इसी स से इन दो स उनकी उत्पत्ति होती। बस इतना आपको पता होना चाहिए। इतना ही अगर एग्जामिनर पूछे तो आपको आंसर करके आना है। अब हम चर्चा करते हैं और ऐसे व्यंजनों की जिनसे शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, उनसे शब्द का प्रारंभ नहीं होता। आप कोई सा भी शब्द निर्मित करेंगे तो उनको आप आगे रख के नहीं लिख सकते। हाँ, वह या तो मध्य में आ जाएंगे या अंत में लिख सकते हो। अब ऐसे कौन कौन से देखिए, दो आगाध ध्वनियां हैं ये। आप बताइए, इनका इस्तेमाल करके आप प्रारंभ में शब्द लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? मुझे लिखना है बड़वानी, तो मैं बड़वानी ऐसे करके लिख सकता हूं। मैं मेंढक
लिखना है तो मेंढक कैसा लिखा जाएगा, ये दो है ऐसे व्यंजन है जिनसे शब्द का प्रारंभ नहीं होता, ये शब्द के मध्य में आते हैं या तो फिर अंत में आते हैं। शुरुआत में आप इनका इस्तेमाल करके नहीं लिख सकते हो। ऐसे के ऐसे अनुस्वर भी है जो मैंने आपको पढ़ाया था, अम और आहा, इनसे भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। याद रख लीजिएगा कौन से ऐसे अगाध स्वर है या ऐसा कौन सा वर्ण है, क्योंकि विकल्प पे प्रश्न रख दिया जाएगा आप लोगों के लिए, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए कि इनसे भी नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा दो चीजें और हैं। हाँ, नासिक ध्वनि एक और है जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। नासिक ध्वनि न